नमस्ते। बीए सेकेंड ईयर आपका यह सेमेस्टर थर्ड है। ऑप्शनल हिंदी पेपर क्रमांक 5 और कथेतर गद्य साहित्य। इसमें कथेतर गद्य साहित्य में आपको गद्य प्रभा और गद्य गौरव ये दो भागों में यह विभाजित है। गद्य प्रभा में हमने पहले त्यागमूर्ति निराला को पढ़ा है और उसी के साथ साथ त्यागमूर्ति निराला जो संस्मरण है शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है वह हमने देखा है। इसके बाद हम भारतीय संस्कृति और उसमें राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जानने वाले हैं। उन्होंने लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर बिहार के एक छोटे से गांव जीरादेई में जन्मे थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी थे। उसी के साथ साथ वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रारंभिक शिक्षा हिंदी और फारसी में हुई। कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को हिंदी से प्रेम था। उसी के साथ उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वर देवी एक धर्मपरायण महिला थी। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई थी, तथापि बीए में उन्होंने हिंदी ही लिया था। वे अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी व बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह परिचित थे तथा इन भाषाओं में सरलता से प्रभावकारी व्याख्यान भी दे सकते थे। गुजराती का व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें था। एमएल परीक्षा के लिए हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारत उदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। उनके निबंध सुरुचिपूर्ण तथा प्रभावकारी होते थे। 1912 ईस्वी सन में जब अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कलकत्ते में हुआ, तब स्वागतकारिणी समिति के वे प्रधानमंत्री थे। कलकत्ते में बिहारी क्लब के साथ संपर्क एवं हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में सक्रिय रहने के कारण उनका साहित्यकारों से जीवंत संपर्क हो गया था। अपने विदेश प्रवास को शब्दबद्ध करके उन्होंने मेरी यूरोप यात्रा लेख पटना के देश नामक साप्ताहिक में छपवाया था। 1940 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई। इंडिया डिवाइडेड नामक उनके अंग्रेजी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद खंडित भारत नाम से वाराणसी से प्रकाशित हुआ। गांधी जी के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी। राजेंद्र बाबू ने साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, भारतीय शिक्षा और गांधी जी की देन आदि पर व्याख्यान दिए, जो बाद में ग्रंथ रूप में प्रकाशित हुए हैं। विषय वैविध्य एवं भाषा की प्रभावशीलता इनके साहित्य की प्रमुख विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति उनका ऐसा व्याख्यान है जिसमें उन्होंने सांकेतिक रूप से भारत की विविधता और विभिन्नताओं के बीच में से समता और एकता को खोज निकाला है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र से उपमित किया है, जिसमें अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम हुआ है। सत्य, अहिंसा और त्याग का समाहित किए हुए इसने अपने में विभिन्न देशों की संस्कृतियों को मिल जाने दिया और प्रेम और सौहार्द से अपने को और अधिक उदात्त बनाया है। विचारों की स्पष्टता एवं सरल सहज प्रभावमयी भाषा ध्यान आकृष्ट करती है।
1920 में जब अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां अधिवेशन पटना में हुआ, तब भी वे प्रधानमंत्री ही थे। 1923 में से जब सम्मेलन का अधिवेशन काकीनाडा में होने वाला था, तब वे उसके अध्यक्ष मनोनीत हुए, परंतु रुग्णता के कारण वे उसमें उपस्थित न हो सके थे। उनका भाषण जमनालाल बजाज ने पढ़ा था। बिहार प्रदेशीय हिंदी साहित्य में के और 1927 में उत्तर प्रदेशीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के वे सभापति रहे हैं। हिंदी में उनकी आत्मकथा बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हैं। अंग्रेजी में भी उन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी। उन्होंने हिंदी के देश और अंग्रेजी के पटना लॉ वीकली समाचार पत्र का संपादन भी किया था। उनकी अगर कृतियाँ हम देखते हैं तो राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र, यह हम उल्लेखनीय मान सकते हैं। सन 1922 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था, जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। हम भारतीय संस्कृति को देखेंगे। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एक भाषण का अंश है। इसमें उन्होंने बताया है कि भारत जैसे विशाल देश में जीवन व रहन सहन की विविधता में भी एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न भाषा, जाति व धर्म की मनयोग को एक सूत्र में पिरोकर रखने वाली हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भाषण द्वारा आधारित है, जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ अपनी जीवन शैली और रहन सहन में विविधता समेटे हुए हैं, लेकिन इस विविधता भरी अनेकता में भी एकता के दर्शन होते हैं। भारत अनेक तरह की भाषा, संस्कृति, धर्म, जाति वाला देश है, लेकिन विभिन्न तरह की भाषा, धर्म एवं जाति होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में बंधा हुआ यही भारतीय संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि यदि कोई विदेशी हमारे भारत में आए और भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करे, तो हमारे देश की विविधता से भरी संस्कृति को देखकर इस भ्रम में पड़ जाएगा कि यह कोई एक देश नहीं, बल्कि कई देशों का एक समूह है। हमारे देश में बहुत अलग अलग राज्यों की अलग अलग संस्कृति और भाषा है। हमारे भारत में एक तरफ उत्तर, जहाँ उत्तर में बर्फ से ढकी विशाल हिमालय की चोटियाँ हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण में विशाल अथाह सागर है। बीच में समतल मैदान, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय में एक तरफ कठोर भयंकर सर्दी पड़ती है, तो समतल मैदानी क्षेत्रों में गर्म हवा चलती है। भारत में अनेक तरह के फलों का उत्पादन होता है। हर तरह के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ के लोगों के खान पान, रहन सहन और उनकी शारीरिक बनावट में भी अंतर देखने को मिलता है। लोगों की अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। भारत में कहने को तो बहुसंख्यक धर्म हिंदू हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग भी अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। विभिन्न तरह के विचारों वाले आस्था का होने के बावजूद भारत में एकता दिखाई देती है। हमारे देश का माहौल अध्यात्म से परिपूर्ण है
और देश में उच्च चरित्र वाले अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर हर तरह को गौरवान्वित किया है। हमारे देश की मूल संस्कृति अहिंसा और त्याग है। जहाँ अहिंसा हमें दया करना सिखाती है, त्याग हमें सुख और रोगों से दूर रखने की सीख देता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न देशों की संस्कृतियाँ आई और यहीं पर मिश्रित हो गई हैं। भारत ने सबको अपनाया। भारत में विदेशों में एकता, प्रेम और भाईचारों की भावना को स्थापित किया है। भले ही भारत पर बाहरी लोगों ने आक्रमण किया हो, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिस पर कभी किसी ने प्रसाद जी कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के अंधाधुंध होने कार्यों से प्रकृति में होने वाले भयंकर परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। हमें विपत्तियों आने पर घबराना नहीं चाहिए। अंग्रेज़ों द्वारा हम पर सैकड़ों वर्ष राज्य करने के बाद भी हमारे देश में गांधी, अरविंद, रमन जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने संसार में एक आदर्श स्थापित किया है। हमारे देश में जनकल्याण की भावना सर्वोपरि है और हमें भी लोगों में जनकल्याण की भावनाओं को जागरूक करना होगा। हमें भारत की प्रादेशिक भाषाओं की सुंदर कृतियों को देवनागरी भाषा हिंदी में प्रकाशन करवा के सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग उससे लाभान्वित हो सके। शाहजहां ने भी एक इमारत में लिखवाया है कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। हमें अपनी इस स्वर्ग रूपी धारा को वास्तव में स्वर्ग बनाए रखना है तो और पूरे विश्व को मार्गदर्शन देकर पूरे विश्व में सत्य अहिंसा का आदर्श स्थापित करके पूरे विश्व को स्वर्ग बनाना है। भारतीय संस्कृति कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएगी कि वह कह उठेगा, जैसे हमने पहले देखा है कि यह एक देश नहीं है बल्कि कई देशों का एक समूह है जो एक दूसरे से बहुत बातों में और विशेष करके ऐसी बातों में जो आसानी से आँखों के सामने आती है बिल्कुल भिन्न है। प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकारों की और इतनी गहरी नज़र आएगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर नज़र नहीं आ सकती। हिमालय की बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल रंग बिरंगे हिस्से देखने में आएंगे। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी उसे इसी प्रकार की विभिन्नताएं देखने मिलेगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों से और आग से छुटकारा नहीं देती, समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न गर्मी, देखने को आपको मिलेगी। अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि में भी मिलेगी, जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न नहीं किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ पैदा न किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं है जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो, और कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर नहीं है जो यहाँ के फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबहवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा
और शरीर और मस्तिष्क पर कैसा पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले विभिन्न भिन्न राज्यों के लोग हैं। इसी तरह मुख्य मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती ही नहीं। जैसे एक कहावत मशहूर है इसके बारे में, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तरह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है, जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंगों की सुंदर मणियों अथवा फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसका प्रत्येक मणि या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकता है और केवल अपनी सुंदरता से लोगों को मोहता ही नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और उसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। इसका आगे भारतीय संस्कृति का इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।